हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के पहला पार्ट प्रकाश का प्रवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्या है, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंग होती है। तो ऑप्शन में दिया है कि ध्वनि तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, कोई नहीं, कोई तरंग नहीं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि तरंग क्या होता है। तो हमको क्या पता है कि तरंग कितने प्रकार का होता है, दो तरह का होता है। एगो होता है यांत्रिक तरंग और एगो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय अब देखिए, यांत्रिक तरंग दो तरह का होता है। एगो अनुप्रस्थ होता है, एगो अनुदैर्घ्य होता है। अनुप्रस्थ और एगो होता है अनुदैर्घ्य। तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग दोनों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होना जरूरी है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की जो तरंगें होती है वो निर्वात में विगमन करती है, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन होगा इसका विद्युत चुंबकीय तरंग होगा, ई वाला ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश तरंगों को गमन करने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हम अभी पीछे क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे कि प्रकाश के तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें दिया है द्रव्यणात्मक माध्यम। तो देखते हैं द्रव्यणात्मक माध्यम, इसके बाद दिया है प्रकाश किसी प्रकार के माध्यम नहीं। ऑप्शन सी में दिया है तथापि और डी में कोई नहीं। तो पहले देखते हैं कि द्रव्यणात्मक माध्यम में क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के जो वेग होता है वो द्रव में भी जाता है। तो सब प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होता है, निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में, उससे ज्यादा किस में होता है, गैसों में होता है। यानी कि गैस बोले तो हवा में भी लिख सकते हैं। उससे ज्यादा किस में होता है, हवा से भी ज्यादा होता है इसमें द्रव में होता है। और सबसे कम किस में होता है, ठोस में। सबसे कम किस में होता है, ठोस में। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाश की तरंग निर्वात में भी जा रहा है, हवा में भी जा रहा है, द्रव में भी जा रहा है और ठोस में जा रहा है। तो हमारे लिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि हम प्रकाश की तरंगों को चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है। इसमें दिया है पहला प्रकाश विकिरण ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार का बल है। ऑप्शन दिया है ए तथा बी दोनों। तो इसमें होता है प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। और हम लोगों को ऊर्जा और प्रकाश के बीच में संबंध किस समीकरण से आता है, ई बराबर आता है, ई बराबर जो होता है mc² से आता है। इसको आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार का रूप है, प्रकाश एक प्रकार का रूप है। ऑप्शन में दिया गया है कि प्रकाश एक प्रकार का शक्ति है, ऊर्जा है, बल है और कार्य है। तो हम लोग क्या जानते हैं, शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति। ऊर्जा, अब इसमें दिया है बल। तो बल क्या होता है, किसी वस्तु के बल जो होता है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के बीच के संबंध को दिखाता है। कार्य को किससे सूचित करता है, W से। और W बराबर हमारा क्या होता है, F.A से या कहीं कहीं डी दिया रहता है, F.D। तो हमको ई वाला ऑप्शन हमारा ऊर्जा के लिए सत्यापित है। और इस ऊर्जा को कौन सा समीकरण से मिला था, ई बराबर mc²। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी, कि प्रकाश किसका प्रकाश एक रूप है किसका, तो ऊर्जा का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रख देने पर उसकी छाया कैसे बनती है। तो अब आइए देखते हैं कि जब प्रकाश के सामने किसी गेंद को रख देते हैं तो उसकी छाया कैसे बनेगी, गोलाकार बनेगी, यानी कि वृत्ताकार बनेगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगर यहीं पर बोल दिया रहता कि प्रकाश के सामने किसी त्रिभुजाकार को रख देते तो त्रिभुजाकार बनता, चौकोराकार को बोल देते तो चौकोराकार बनता। अब प्रकाश का प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा 2D बनता है, तो इसीलिए गोला तो कभी नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है। तो प्रकाश स्रोत के सामने अगर कोई भी रुकावट रख देंगे तो उसका क्या बनता है, छाया बनता है। तो छाया हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन प्रकाश का जो छाया बनता है उसमें भी दो भाग होता है। इस सबसे अंदर में जो काला वाला भाग होता है इसको बोलते हैं प्रछाया बोलते हैं, प्रछाया। और जो बाहर का भाग जो ई प्रछाया जो होता है बहुत काला होता है, एकदम सबसे काला वाला भाग होता है। और ई वाला जो भाग होता है जो हल्का काला होता है इसे क्या बोलते हैं, उप छाया। तब मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई, छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर देने पर उसकी छाया कैसे बनती है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी वस्तु का हम लोगों को रंग देखना होगा तो उस वस्तु से उसी रंग का परिवर्तन होना जरूरी है। तो अब बताइए कि जब यहाँ से प्रकाश स्रोत से जब कोई हरी रंग की छड़ी को क्या कर दी है, मान के चलिए कि यहाँ पर हरा रंग का छड़ी रख दी है, तो हमको हरा रंग क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इससे हरा कलर का प्रकाश परिवर्तन होता है। तो जब हरा रंग का प्रकाश इस लाइन से परिवर्तन हो गया है तब हरा रंग का बाकी सारे कलर को क्या कर दिया, अवशोषित कर दिया है। इसीलिए इसका हमारा प्रतिबिंब जो दिखाई देता है इसका भाग हमको क्या दिखाई देता है, काला, क्योंकि इतना भाग से हमको हरा रंग का क्या हो गया, परिवर्तन हो गया है और बाकी सारे कलर को क्या कर दिया गया, अवशोषित कर लिया गया। इसीलिए हमको इसका प्रतिबिंब हमको क्या दिखाई देगा, काला। चाहे कोई भी व्यक्ति हो वो अपना प्रतिबिंब हमेशा कैसे देखेगा, काला। मान के चलिए कि हम जैसे हैं उसी कलर को हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे और बाकी पीछे जो होता है क्या दिखाई देने लगता है, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। किसी वस्तु की छाया तब बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें हमेशा क्या गमन करती है, सीधी रेखा में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए टेढ़ी रेखा में। ऑप्शन ए में क्या दिया है, सीधी रेखा। बी में क्या दिया है, टेढ़ी रेखा। सी में क्या दिया है, किसी भी दिशा में। तो हम लोग क्या जानते हैं कि प्रकाश हमेशा किस दिशा में गति करती है, सरल रेखा में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। और टेढ़ी रेखा में प्रकाश तो चलता ही नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। और प्रकाश किसी भी दिशा में थोड़े जाता है, एक स्रोत होता है वहां से निकलेगा और उसके जस्ट सामने वाले जब मतलब कि जहां से निकलेगा वहीं से आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रकाश की किरण सरल रेखा में गमन का अनुप्रयोग है। तो प्रकाश के किरण हमको सरल रेखा में, चंद्रमा से भी प्रकाश की किरण सरल रेखा में आता है, सूर्य ग्रहण में भी प्रकाश की किरण सरल रेखा में आता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ए तथा बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है कि प्रकाश में दिया है प्रकाश कणों का प्रवाह है, प्रकाश को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या जानते हैं, प्रकाश का डिफिनेशन जब हम लोग देते हैं तो क्या होता है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमारे आंखों को पड़ने के बाद हमको क्या होती है, देखने की संवेदना प्राप्त होती है। तो हमारे आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा कौन है, प्रकाश। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें कौन सी पुंज होती है। चलिए, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा होता है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण, देखिए हमको पहले पता है कि प्रकाश पुंज क्या होता है। प्रकाश पुंज तीन तरह से होता है। प्रकाश पुंज तीन तरह का होता है। एगो होता है अपसारी, एगो होता है अपसारी, एगो होता है अभिसारी, एगो होता है अभिसारी, और एगो होता है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। और अभिसारी को ही संश्रित प्रकाश पुंज बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपसृत प्रकाश पुंज, और समांतर को समांतर ही बोलते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश भी एक जगह, एक गोला के एक ही जगह से। अब अपसारी क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर, इसका हो जाएगा जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है। एक बिंदु से निकलकर क्या हो रहा है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, अपसारी या संश्रित। और अभिसारी क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है, उसे क्या बोलते हैं, अपसरित। समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, जो हर एक रेखा का बीच की दूरी क्या होता है, हमेशा समान होता है। तो जब सूर्य होता है हमसे क्या है, बहुत ज्यादा दूर है, तो हमको हम उसको इस श्रेणी में न रखते, हम किसको श्रेणी में रखते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। तो सूरज से निकलने वाली प्रकाश, सूरज से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा होती है, समांतर प्रकाश पुंज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज, प्रकाश पुंज। ए सी ऑप्शन, ए तथा बी ऑप्शन। चलिए देखते हैं। अभी हम बताएं पीछे में कि किरण पुंज भी तीन तरह का होता है। किरण पुंज या इसी को बोलते हैं प्रकाश पुंज। तो एगो होता है संश्रित, एगो अपसंश्रित, एगो समांतर। संश्रित में होता है कि एक बिंदु से निकलकर प्रकाश की किरण क्या होता है, चारों दिशाओं में फैल जाती है।
चारों दिशाओं में क्या हो जाती है, मतलब कि एक बिंदु से निकलकर सभी जगह फैल जाती है। असंपीड़ित में क्या होता है कि सभी जगहों से आकर एक बिंदु पर क्या हो जाती है, मिल जाती है। और समानांतर में क्या होता है, समानांतर प्रकाश रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं कि तेल लगा कागज कैसा होता है, पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक। चलिए तो प्रकाश के मतलब चलने के आधार पर, मतलब कि गमन करने के आधार पर जब ठोस वस्तुओं के बारे में देखा जाता है तो प्रकाश की 3 तरह से बांट दिया गया है उस वस्तु को। एगो होता है पारदर्शक, एगो अपारदर्शक, एगो होता है पारभाषक। तो पारदर्शक पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश की किरण आर पार आ जा सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शक। इसका एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे, लेंस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लेंस। अपारदर्शक में क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा। अपारदर्शक दर्पण क्या हो जाता है, अपारदर्शक दर्पण भी हो जाता है। अपारदर्शक आपके दैनिक जीवन में कुर्सी टेबल जितना भी है सब क्या हो जाता है, अपारदर्शक। पारभाषक में क्या हो जाता है कि वस्तुओं से क्या होता है, कुछ प्रकाश की किरण जाती है और कुछ प्रकाश की किरण को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और जब तेल लगा हुआ कागज क्या करता है, आप लोगों को पता है कि तेल लगा हुआ कागज क्या करता है, कुछ प्रकाश की किरण को अवशोषित कर लेता है और कुछ प्रकाश की किरण को आर पार जाने देता है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें हमेशा किस स्थिति में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट इसी में देखते हैं कि परावर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो हमको क्या पता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एगो समतल दर्पण, एगो कौन चीज होता है, गोलीय दर्पण। यहाँ पर लिख देते हैं दर्पण कितने तरह का होता है, 2 तरह के। एगो होता है समतल दर्पण, एगो होता है समतल दर्पण और एगो होता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण 2 तरह का होता है, एगो अवतल होता है, एगो कौन सा होता है, उत्तल होता है। अवतल दर्पण, एगो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। तो हम लोग क्या जानते हैं कि समतल दर्पण में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। और इसमें क्या बनता है कि काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। काल्पनिक प्लस क्या बनता है, वास्तविक, काल्पनिक और वास्तविक। और इसमें उत्तल दर्पण में कौन सा, उत्तल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, इसको उत्तल लिखते। उत्तल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। तो चलिए हमको क्या पता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होती है, काल्पनिक तो होइबे करती है, प्लस हमेशा क्या होती है, सीधा होती है। और इस काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होती है, सीधा होती है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक और सीधा। तो काल्पनिक को ही क्या बोलते हैं, आभासी। काल्पनिक को ही क्या बोलते हैं, आभासी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, आभासी तथा सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण से आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः वह दर्पण क्या हो सकता है। चलिए हम लोग क्या अभी बताए हैं कि हमारे पास 3 तरह के दर्पण है। कौन कौन, समतल दर्पण, समतल दर्पण, एगो कौन सा होता है, अवतल दर्पण, एगो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। तो हमेशा और हमेशा कहीं भी आप खड़ा रहिए, समतल दर्पण में कब हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, या इसी को क्या आभासी प्रतिबिंब बनता है। हमेशा और हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। और कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण में भी कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। तो अवतल दर्पण में हमेशा क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। और ये भी क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा, यानी कि समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा। और अवतल दर्पण में वास्तविक और क्या हो जाएगा, उल्टा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी दर्पण से आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण कौन हो जाएगा, तो समतल दर्पण भी हो जाएगा, उत्तल दर्पण भी हो जाएगा और अवतल दर्पण नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला देख लेते हैं कि ये हो गया हमारा क्या चीज, दर्पण। दर्पण से जो प्रकाश की किरण आ रही है उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। दर्पण के किसी बिंदु पर टकरा के प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस चल गई थी, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और उन दोनों माध्यमों को
आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करने वाली एक डॉटेड लाइन खींच देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है यानी कि ई वाला कोण, इसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और इसको किससे सूचित करते हैं? आई से। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। तो पहला क्या होता है? परावर्तन का पहला नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है आपस में क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। और दूसरा क्या होता है कि आपतित किरण, देखिए यहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु और इस पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। लिख लीजिएगा इसको। तो इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हो जाएंगे? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है? तो दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है? प्रकाश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश नहीं रहेगा तो हमारा दृष्टि काम नहीं करेगा, हम लोग देख भी नहीं कर पाएंगे। अंधेरा में हम देख पाएंगे? अंधेरा में ध्वनि को क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। और तरंग को तो अभी पीछे बता चुके हैं कि तरंग क्या होता है? तरंग का ही दोनों प्रकार होता है, ध्वनि भी होता है और क्या होता है? प्रकाश भी होता है। तब जब किसी वस्तु को देखने की जरूरत होती है तो हमको किसका आवश्यकता होता है? प्रकाश का। तो दृष्टि का मतलब दृष्टि की भौतिक अनुभूति को क्या बोलते हैं? आज का लेक्चर यहीं पर खत्म हुआ। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ इसके आगे वाला टॉपिक पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।